Welcome back, students. This is the lecture in continuation of our previous one, जहाँ पर हम बात कर रहे थे about maintenance management. देखिए, प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्शन जो आपका सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट प्लस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट जो कि इंडिस्पेंसिबल भी है, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते प्रोडक्शन से, वो है मेंटेनेंस। हम मेंटेनेंस पर चर्चा कर रहे थे, मेंटेनेंस मैनेजमेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे। हमने बेसिक्स जो है मेंटेनेंस के उसके ऊपर बात किया था। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस सिस्टम देखे थे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस रादर मैं बोलूँ तो हमने उसके ऊपर बात किया था। साथ ही हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि जो भी आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट होता है उसका पर्पस क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी साइकिल, ठीक है, और हम ऐसा बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। जो भी आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट होता है उसमें कौन कौन से अलग अलग स्टेजेस हैं, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो। एक जब साइकिल की मैं बात करता हूँ तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट साइकिल, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस जो कि आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट परफॉर्म करता है आपके लिए। तो फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट वो हमारा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स की, लाइक व्हाट आर दी एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट्स होते हैं एक साउंड मेंटेनेंस सिस्टम के। साथ ही अगर आपका मेंटेनेंस पुअर है, ठीक है, अगर आप एक पुअर मेंटेनेंस सिस्टम को आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, या रादर इफ यू फेल टू परफॉर्म और कैरी आउट दी मेंटेनेंस रिलेटेड टास्क, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन विद मेंटेनेंस मैनेजमेंट साइकिल। देखिए, यहाँ पर आप देखें, ये इस तरह से मैंने एक साइक्लिक फॉर्म में एक लूप आपको दिख रहा है। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है प्लान, देन एक्शन, फिर मेजर आउटपुट एंड इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट्स। ये जो आपकी चार एक्टिविटीज हैं, ठीक है, दीज आर 4 डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहले प्लान, करेक्टिव, एक्शन। जो भी आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट होता है वहां पर आप क्या करते हो, यू नीड टू प्लान आउट दी करेक्टिव एक्शन। तो एक एक्शन प्लान आप तैयार करते हो, उस एक्शन प्लान को आप डिप्लॉय करते हो, या अगर हम बोले इम्प्लीमेंट। तो ये जो एक्शन है दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड है। देन उसके बाद जो भी रिजल्ट्स होते हैं, वंस यू हैव परफॉर्म द करेक्टिव एक्शंस, तो उससे आउटपुट किस डिग्री तक, किस एक्सटेंट तक वेरी हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्या आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं। एंड देन उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट्स, आप देखते हो कि फर्दर क्या आपने अचीव किया हुआ है, ठीक है। जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स के बेसिस पे आप अपने अचीवमेंट्स को काउंट करेंगे। एंड फर्दर वहां से अगेन या तो आप नया कुछ प्लान करेंगे, या फिर जो आपने प्रीवियसली जो एक एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया हुआ था, यू विल कंटिन्यू विद दैट एक्शन प्लान। लेकिन प्रायर टू दैट, इस साइकिल पे, इस लूप पे जाने के पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहली चीज है वो है आपकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट। जो भी आपके प्रोडक्शन शेड्यूल होते हैं, जो भी आपका लाइक आपके जो भी ऑर्डर्स हैं, जो कंसाइनमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी एक लेवल ऑफ आउटपुट आपको देना है, उस प्रोडक्शन टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या एस्टिमेट करेंगे, रिसोर्स रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या रिसोर्सेज हमें किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, प्लस ये जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके जो एम्स हैं, मैन, मटीरियल, मनी, मशीन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये रिसोर्स रिक्वायरमेंट को क्रॉस चेक करते हैं विद दी एम्स जो एग्जिस्टिंग आपके पास है, जो भी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आपके पास है, जो एग्जिस्टिंग लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स, पार्ट्स जो आपके पास है, ठीक है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, यू ट्राई टू बैलेंस रिसोर्स रिक्वायरमेंट अगेंस्ट अवेलेबिलिटी। ये जो है दीज आर अवेलेबल,
ठीक है। अब इसको देखते हुए ये जो आपने बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म किया है, जो आपने रिसोर्स रिक्वायरमेंट को मैच किया है विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं, वहां से फिर फर्दर हम क्या करेंगे, वी विल प्लान आवर मेंटेनेंस एक्टिविटीज, और वो मेंटेनेंस एक्टिविटीज प्लान करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आप इम्प्लीमेंट करने के बाद इंश्योर करते हैं, जो हमने पिछली बार भी देखा था, MRO, लाइक M जो था आपका इट इज मेंटेनेबिलिटी, R जो था आपका MRA मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड रिपेयर। तो वो चीज आप रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, इसको आप इंश्योर करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हो और वहां से आप रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या बेनिफिट आपको हुआ है, जो आपका सिस्टम है क्या उसको आप प्रॉपरली ठीक तरीके से मेंटेन कर पाए हैं, और मेंटेन अगर आपने इसको किया हुआ है तो वो जो मेंटेनेंस है उसके बेनिफिट्स, उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ ओवरऑल सिस्टम के अंदर देखने को मिले हैं या नहीं, कितने वाइबल हैं, टू व्हाट एक्सटेंट आप अपने प्रोडक्शन टारगेट्स अचीव कर पाए हैं बेस्ड ऑन दैट। अगर नहीं है तो वापस से आप रिसोर्स रिक्वायरमेंट देखेंगे, अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप उन पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे। तो वही जो आपके मेन फंक्शंस हैं, अगर हम फंक्शंस पे आते हैं, सी द फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट, पहला है आपका इंस्पेक्शन, दूसरा है रिपेयर, तीसरा सर्विस, देन डुप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट। तो दीज आर दी फंक्शंस, आप इन्हीं फंक्शंस को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं समहाउ। पहला फंक्शन जो हमारा होता है, पहला फंक्शन ऑफ आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट इज इंस्पेक्शन, टेकिंग आउट या कैरिंग आउट लाइक थरो इन्वेस्टिगेशंस, इंस्पेक्शन करना, चेक करना, ऑडिट करना, ठीक है। तो जो भी आपके वेरियस पार्ट्स हैं, मशीन्स के कंपोनेंट्स जो हैं, तो आप ओवरऑल मशीन को देखते हैं, उनके पार्ट्स को देखते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को आप देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, आप उसको इंस्पेक्ट करते हो कि उसका एक्चुअल स्टेट कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, वेदर इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक रिपेयर की उसको जरूरत है, एक रूटीन चेकअप। ये जो इंस्पेक्शन है इट इज नथिंग बट एक तरह का रूटीन जो चेकअप आप करते हैं, वो आपका यहाँ पे इंस्पेक्शन है। तो एक रूटीन शेड्यूल आप बना लेते हो मेंटेनेंस का, ठीक है। आप इंस्पेक्ट करते हो मशीन्स को, पार्ट्स को, अदर इक्विपमेंट्स को, और वहां से यू फर्दर डिसाइड कि उसकी कंडीशन के ऊपर देखते हुए या उसकी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्या फर्दर दूसरे जो फंक्शंस हैं वो अप्लाई करने की जरूरत है। तो इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट इज रिपेयर। अगर किसी तरह का कोई लाइक टिप बिट है, किसी तरह का कोई फॉल्ट उस मशीन के अंदर है या पार्ट के अंदर है जिसको कि रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है, तो यू गो फॉर रिपेयर। रिपेयरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो जो उसकी स्टेट है, उसकी जो कंडीशन है, ठीक है, उसको रीइंस्टेट करना, उसको इम्प्रूव करना, या उसको एक हम ऐसा बोल सकते हैं वर्किंग कंडीशन में लेके आना। तो जहां पर कंडीशन ठीक नहीं होती है पार्ट्स की या इक्विपमेंट्स की या कंपोनेंट्स की या मशीन की, तो हम उसको क्या करते हैं, वर्किंग कंडीशन में वापस लेके आते हैं। तो रिस्टोरिंग बैक द वर्किंग कंडीशन, वो आपका रिपेयर है। एक चीज आती है ओवरऑलिंग, जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल। ओवरऑल में आप क्या करते हैं, प्रॉपर जो भी पार्ट्स हैं उसको क्लीन करते हैं आप, प्रॉपर ऑयलिंग एंड अदर थिंग्स। तो आप ऑयल अगर अप्लाई करना है तो ऑयल अप्लाई करते हैं। तो सारे जिसको बोलते हैं ना पार्ट्स, कल पुर्जे, आपके मशीन के सभी कल पुर्जों को आप क्या करते हैं, अच्छी तरीके से साफ करते हैं विथ क्लीन, लाइक या तो आप पीस ऑफ क्लॉथ, एक साफ कपड़े से कर सकते हैं, यू कैन यूज कॉटन फॉर दैट, ठीक है। तो जो भी एक मटेरियल हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग इट, तो आप उससे क्लीन करते हैं। डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मशीनरी, ऑन द पार्ट्स, ठीक है, प्लस उसका जो मटेरियल है, किस सब्सटेंस से वो बना हुआ है, सब्जेक्ट टू दैट आप क्या करते हैं, उसको क्लीन आउट करते हैं, ठीक है। अगर लाइक कुछ आप उसमें फर्दर क्लीनिंग के पर्पज से कुछ यूज करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू, यू कैन यूज डिटर्जेंट या फिर सोप या शैम्पू, व्हाटएवर। तो है ना, आपको बेसिक चीज क्या है, उसको
क्लीन करना है, ठीक है। किसी तरह का डर्ट है, कुछ डेब्रीज है, कुछ डिपॉजिट्स हैं, तो उसको आपको साफ करना है। आप साफ किस तरीके से करते हैं, आप वाटर अप्लाई करके उससे क्लीन कर सकते हैं, तो वैसा कर लें, या फिर कुछ दूसरे अगर आप फ्लूइड वहाँ पर यूज करके उसको कर सकते हैं। तो द थिंग इज दैट ओवरऑल की जब हम बात करते हैं तो इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी जरूर थोड़ा सा कम होता है आपकी रिपेयर एंड इंस्पेक्शन से, बट स्टिल, और जो लुब्रिकेशन उससे कम होता है, बट स्टिल यहाँ पर आप क्या करते हैं, सारी चीज़ें क्लीन आउट करते हैं और ऑयल ग्रीस जो भी उसको अप्लाई करना है वो आप करता है। देन सेकेंड थिंग इज लुब्रिकेशन, सॉरी, जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में वही है कि जो आपके मूविंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जब रोटेशन की हम बात करते हैं, कुछ रिवॉल्विंग पार्ट्स अगर हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि रोटेशन में होते हैं, तो उसके उस मोशन को आप इजी बनाते हैं बाय अप्लाइंग सम लुब्रिकेंट, ठीक है। तो लुब्रिकेंट अप्लाई करके मशीन की जो एफिशिएंसी है आप उसको इम्प्रूव करते हैं। तो टाइम टू टाइम एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आप लुब्रिकेटिंग जो है वो कर सकते हैं। एंड देन फाइनल जो चीज होती है दैट इज सैल्वेज। अब सैल्वेज की अगर मैं बात करता हूँ, सैल्वेज जो टर्म है आप ऐसे पर्टिकुलर मशीन पार्ट्स के या कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं जिनको कि रिपेयर कर पाना फर्दर पॉसिबल नहीं होता। तो जो फाइनल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है वो यही है कि यू नीड टू रिप्लेस इट विद द न्यू वन। तो जहां पर पार्ट्स को आप नए से रिप्लेस करते हैं तो फाइनल जो फंक्शन है दैट इज रिप्लेसमेंट। सैल्वेज हम ऐसा बोल सकते हैं डेड पार्ट्स, मशीन के या डेड कंपोनेंट्स जो होंगे, डेड पार्ट्स जो होंगे विच आर नॉट, या जिनके लिए इट इज नॉट पॉसिबल कि उनको हम वापस से वर्किंग कंडीशन में लेके आ सकें। तो ऐसे जो पार्ट्स होते हैं उनको हम सैल्वेज टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक फाइनल फंक्शन जो हमारा है मेंटेनेंस का वो हम अप्लाई करते हैं ऐसे कंपोनेंट्स के रेस्पेक्ट में विच इज रिप्लेसमेंट। तो इंस्पेक्शन, रिपेयर, सर्विस, लुब्रिकेशन एंड रिप्लेसमेंट, दीज आर दी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। अब ये सब जो फंक्शन है ये आप यहीं पे जो आपका करेक्टिव प्लान है इसमें आप इनका फ्रीक्वेंसी, इनका शेड्यूलिंग करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से कौन सा फंक्शन कहाँ कब अप्लाई करना है वो आप चॉक डाउन करते हो। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस में लेके आते हैं, ठीक है, आप उसको परफॉर्म करते हैं एंड देन यू मेजर दी रिजल्ट्स। और जो भी रिजल्ट्स रहते हैं बेस्ड ऑन दैट या तो फर्दर आप एक नया प्लान डिवाइस करते हैं या यू विल कंटिन्यू विद दी सेम प्लान, सेम सॉर्ट ऑफ करेक्टिव एक्शंस। तो ये आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट है प्लस फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस। अब अगर हम बात करें लाइक बेनिफिट्स और लिमिटेशंस की या एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करता हूँ, प्रॉस एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, तो क्या बेनिफिट्स होते हैं। मेंटेनेंस मैनेजमेंट जितना ज़्यादा आपका इफेक्टिव होगा, जितना साउंड होगा, आपको ये सारे फायदे होंगे, ये सारे आपके गेन्स होंगे, ठीक है। पहला है इंक्रीज लाइफ ऑफ प्लांट इक्विपमेंट या मशीनरी। सीधा सीधा एक डायरेक्ट कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा मेंटेनेंस का और लाइफ ऑफ या लाइफ स्पान ऑफ योर प्लांट, मशीन एंड अदर थिंग्स। जितना केयर आप करेंगे, ठीक है, जितना टाइमली और जितना एक रेगुलर नोट पे आप इन मशीन्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, प्लस जो भी रिपेयर और रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है आप वो देखते चले जाएंगे, उससे उसकी जो ओवरऑल लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो पहला जो एक एडवांटेज या बेनिफिट होता है वो है इंक्रीज लाइफ ऑफ प्लांट, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज एक्सेट्रा। दूसरा है बेटर प्रोडक्शन शेड्यूल्स। लाइक मेंटेनेंस अगर अच्छा है तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, जो आपका ब्रेकडाउन है प्लस जो डाउन टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो मशीन का ब्रेकडाउन, मशीन के ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज, उसके चांसेस आप लिमिट कर देते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल में ले आते हैं विद रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटीज
तो अगर आपकी मेंटेनेंस एक्टिविटीज रेगुलर नोट पे आप कंडक्ट करते चले जाते हैं तो उससे मशीन के खराब होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर मशीन खराब कम होगी, आपका डाउन टाइम अगर कम रहेगा, तो आप टाइमली जो आपके प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो बेटर प्रोडक्शन शेड्यूल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव या साउंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। देन टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, सेम थिंग, मशीन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, डाउन टाइम आपका नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे, आप टाइमली प्रोडक्ट्स डिलीवर कर पाएंगे। देन किसी तरह का प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा, आपका वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है, और सिंस आपका टाइम जो है, ऐसा कहा जाता है टाइम इज मनी, तो जब आपका किसी तरह का कोई अनड्यू टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं हो रहा है, पार्ट्स को करेक्ट करने में, रिपेयर करने में, या जब आप लाइक रिप्लेसमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस करते हो तो नए पार्ट्स आने में, तो वो जो एक लीड टाइम वहाँ पर रहता है, या बाकी भी जो आपका टाइम कंज्यूम होता है, लाइक, क्योंकि देखिए किसी चीज को सुधारना, वहाँ पे जो टाइम जाएगा वो ज़्यादा होगा, बजाय कि अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए पहले से ही कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लेके रखें। तो प्रिवेंटिव एक्शंस के कारण आपका ओवरऑल जो है प्रोडक्शन लॉस कम होता है, या ना के बराबर होता है, या नहीं होता है, तो नो और लो प्रोडक्शन लॉस। देन इंक्रीज यूटिलिटी, सिंस देयर इज नो आइडल टाइम, ठीक है, आपका ना तो मैन के रेस्पेक्ट में ना मशीन के रेस्पेक्ट में, तो ना तो आपका जो वर्कर है वो खाली बैठा हुआ है, ना ही आपकी मशीन खाली है, ठीक है, आपकी मशीन खाली नहीं पड़ी, खाली नहीं है मतलब बंद नहीं पड़ी है किसी भी तरीके से। तो सिंस मेंटेनेंस के थ्रू हम कंटिन्यूसली उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करके रखते हैं, ठीक है, रेडीनेस, हमने देखा भी था कि एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो हमारे रिसोर्सेज है उनकी रेडीनेस को इंप्रूव करना है। तो सिंस हर समय आपके जो रिसोर्सेज हैं वो रेडी रहें, वो आप इंश्योर करते हो मेंटेनेंस के थ्रू, तो आपकी यूटिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और किसी तरह का आइडल टाइम आपके पास नहीं रहेगा, ना तो मैन के रेस्पेक्ट में, ना कि मशीन के रेस्पेक्ट में। फिर रिड्यूस्ड डाउन टाइम, मेंटेनेंस के कारण, ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि डाउन टाइम आपका कम हो जाता है। डाउन टाइम इज द टाइम पीरियड जितने समय के लिए आपके मशीन जो है वो बंद है ड्यू टू सम ब्रेकडाउन। इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट मेंटेनेंस, आपका जो ओवरऑल क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, या इन जनरल जब मैं क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करता हूँ, तो वो इम्प्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेस्टेज कम है, रिजेक्शन कम है, तो सीधा सीधा जो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इम्प्रूव हो जाता है। एंड देन बेटर सुपरविजन और रिड्यूस्ड सुपरविजन, जब टाइम टू टाइम आप क्रॉस चेक करते चले जाते हैं चीज़ों को, मशीन्स को, आप उनकी अवेलेबिलिटी, आप उनकी रेडीनेस, उसको आपने जब इंश्योर किया हुआ है, तो सुपरविजन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको क्लोज वॉच उतना रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रेगुलर एक इंटरवल पे, एक फिक्स टाइम पीरियड पे मॉनिटर किया हुआ है मशीन्स को, आपने इंस्पेक्शंस किए हुए हैं, तो फिर एक जिसको बोलते हैं ना कि सुपरविजन जो है वो आपका ज़्यादा अच्छा रहता है। एक अच्छा कंट्रोल आपके ऊपर आप बनाने रख सकते हैं आपके प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। तो बेटर सुपरविजन आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है एज ए रिजल्ट ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। अब अगर मेंटेनेंस मैनेजमेंट आपका पुअर है, या समहाउ इफ यू लैक्स इन दैट डिपार्टमेंट, ठीक है, इफ यू फेल टू टेक दी स्टेप्स जो कि मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए दिखा रही है, जो हमने साइकिल देखा था, अगर आप इस साइकिल को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती है, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ड्रॉबैक ऑफ पुअर या नॉन मेंटेनेंस, पहला है लॉस ऑफ मशीन एंड मटीरियल।
मटेरियल का वेस्टेज होगा, एट द सेम टाइम आपकी जो मशीन है इट मे गेट डैमेज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो उसका नुकसान हो सकता है। तो लॉस ऑफ मशीन और मटेरियल। सेकंड, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स या जो आपका आउटकम है, ठीक है, आपका फाइनल आउटकम जो आपके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी भी डिटोरिएट हो सकती है। अगर मशीन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीकेशन आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे देखने को मिलेगा, रिजेक्शंस आएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं जो नॉन कन्फॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड जो आपने सेट किए हुए जो स्पेसिफिकेशंस हैं उन स्पेसिफिकेशंस के अगेंस्ट आपको नॉन कन्फॉर्मेंस देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो आपको मिलेंगे। देन वेस्टेज या रिजेक्शन आपका ज़्यादा होगा। ये एक और नुकसान जो है वो आपको हो सकता है अगर आपका मेंटेनेंस सही नहीं है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट लेके रखा दैट इज मोर वेस्टेज या फिर रिजेक्शन। फिर साथ ही साथ एक रिस्क बढ़ जाता है एक्सीडेंट्स को लेकर, मिसहैपनिंग्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मशीन्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो वहाँ पर रिस्क है कि किसी भी तरह के अनफोर्सीन इवेंट या किसी तरह का एक अनप्लीजेंट इवेंट ऑकर हो सकता है, ठीक है, तो इट मे टेक प्लेस। तो इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादा एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर पार्ट्स की आप प्रॉपर लाइक इंस्पेक्शन आपने नहीं किया है। अगर मैं बात करूं कि एक कन्वेयर्स हैं आपके, अगर आपके मटेरियल हैंडलिंग जो इक्विपमेंट्स हैं अगर हमने उसके रिस्पेक्ट में उनको देखा नहीं है, आपके जो ट्रॉलीज हैं, आपके जो लिफ्ट्स हैं, हॉइस्ट हैं, अगर उनमें कहीं किसी तरह की नट बोल्ट उसके स्क्रू अगर वहाँ पे वो प्रॉपर टाइटेंड नहीं है तो रिस्क फैक्टर हमेशा से वहाँ एसोसिएटेड होता है। तो अगर मेंटेनेंस सही नहीं है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे आपके लाइक लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज लॉस ऑफ लाइफ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको आपको ध्यान में देना होता है। देन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है अगर मेंटेनेंस नहीं किया हुआ है, अगर टाइमली मशीन को नहीं देखते हैं, अगर कंडीशन ज़्यादा बुरी होती है तो फिर वहाँ पे जब रिप्लेसमेंट और उनकी बात आती है तो वो एक और ज़्यादा कॉस्टलियर अफेयर हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो छोटे खर्चे बचाने के लिए अगर मेंटेनेंस को अवॉइड आप करते हैं तो आपको बड़े खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप टाइमली मेंटेनेंस फंक्शन जो है उसको अप्लाई करें। एंड फाइनली जो मैंने बोला कि बड़े खर्चे मीन्स आपको या तो मशीन लानी पड़ जाएगी, नए इक्विपमेंट्स लाने पड़ जाएंगे, आपको पार्ट्स को रिपेयर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, या एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो आपकी कम हो जाती है। तो उस लाइफ स्पैन को बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस इज मस्ट। तो ये था आपके मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस मैनेजमेंट प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें मेंटेनेंस मैनेजमेंट की, किस तरीके से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर किया है इस लेक्चर में प्लस हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो आई होप ये जो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं आप ध्यान में रखेंगे, और क्योंकि ऐसा कहा जाता है लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो नाउ इज द राइट टाइम टू रेट्रोस्पेक्ट। आप खुद चीज़ों को देखें, आप इंस्पेक्ट करें अपने लेवल पे, और जहाँ पर भी मेंटेनेंस अप्लाई करने की ज़रूरत है उसको आप अप्लाई करें। सो विथ दैट या ऑन दैट नोट मैं ये लेक्चर यहीं पर खत्म करता हूँ। एक नए लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।